बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 2, कंपोजिट मटेरियल्स। इनको हम मटेरियल्स ऑफ मॉडर्न इरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हमारे पास मटेरियल्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये जो डिमांड है ये किसी एक मटेरियल से पूरी नहीं की जा सकती, लिहाजा कम्बिनेशंस ऑफ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करके साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ मटेरियल जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिनको कंपोजिट मटेरियल्स का नाम दिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में बेटा हमें डिस्कस करना है कंपोजिट मटेरियल्स को। उनका इंट्रोडक्शन होगा, उनकी डेफिनेशन होगी और उनके कुछ यूजेस वगैरह को हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो उनकी है क्लासिफिकेशन। इनकी क्लासिफिकेशंस को दो मटेरियल्स की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं रीइंफोर्स मटेरियल्स और दूसरे को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। दोनों के लिहाज से बेटा इसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो पहली क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ऐसा मटेरियल जो हम स्प्रेड कर देते हैं किसी बाइंडिंग मटेरियल के अंदर, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अब इसकी बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप्स की हैं। नंबर वन पार्टिकल रीइंफोर्समेंट कंपोजिट्स, नंबर टू होगा फाइबर रीइंफोर्समेंट और नंबर थ्री होगा स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स। ये तीन टाइप्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है चैप्टर्स के अंदर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है मैट्रिक्स के ऊपर। अब मैट्रिक्स फेज की बेस पे डिफरेंट टाइप्स के कंपोजिट मटेरियल्स हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीमर मैट्रिक्स, जिसमें हमने सिंथेटिक जो है वो मैट्रिक्स के तौर मटेरियल जो है वो मैट्रिक्स के तौर पे इस्तेमाल करने। सेकंड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स, फिर सिरामिक्स के मैट्रिक्स कंपोजिट्स, कार्बन कंपोजिट्स और हाइब्रिड कंपोजिट्स। हाइब्रिड कंपोजिट जिसमें हम एक से ज़्यादा मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं एक फेस को बनाने में। फिर सेकंड लास्ट होगा बेटा लैमिनर कंपोजिट्स और लास्ट पे होगा सैंडविच पैनल्स। ये क्लासिफिकेशन है कंपोजिट मटेरियल्स की। फिर हम इनकी सिंथेसिस के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ एनिमेटेड वीडियोस जो है वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ जिन पे डिपेंडेंट्स होती हैं वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हमने इनकी एप्लीकेशंस को देखना है कि मॉडर्न लाइफ के अंदर ये कंपोजिट मटेरियल्स हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। अब कंपोजिट मटेरियल्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट शेयर की जाती है, जो कि विलियम डी कैलिस्टर साइंटिस्ट था जिसने यहाँ पे शेयर की है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने एक एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था वोयेजर। ये जस्ट लाइक अ स्पेस शटल है जिसको हम स्पेस स्टेशन पे भेजते हैं। इसके बारे में वो लिखता है कि ये जो वोयेजर एयरक्राफ्ट था, इसने 25,000 माइल नॉन स्टॉप फ्लाइट की अराउंड द वर्ल्ड विदाउट मिड एयर रिफ्यूलिंग। अब 25,000 जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है जो इसने विदाउट मिड वे रिफ्यूलिंग जो है वो कवर किया, यानी कि हमने वंस आर टाइम इसमें फ्यूल को फिल किया, इसको फ्लाई करवाया और इसका फ्लाइट जो डिस्टेंस है वो हमने काउंट किया और जो बहुत ही ज़्यादा था एक नॉर्मल फ्लाइट के मुकाबले में। अब इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करना कैसे पॉसिबल हुआ, उसके बारे में वो बताता है कि ये पॉसिबल हुआ हाई स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऑफ द वॉयेजर। कि हमने उसका मटेरियल ऐसा डिज़ाइन किया जो आम मटेरियल के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग भी था और उसकी डेंसिटी भी कम थी। फ्रॉम अ सीरीज ऑफ क्रॉस प्लाइज, उसके अंदर हमने डिफरेंट लेयर्स जो है वो स्प्रेड की, किसकी, ग्रेफाइट के फाइबर्स की, जिनको हमने अरेंज किया और फिर हमने एम्बेडेड किया मैट्रिक्स मटेरियल के अंदर।
मैट्रिक्स हमने क्या लिया, हमने एपॉक्सी मैट्रिक्स ले लिया जिसको हम प्लास्टिक का नाम देते हैं। ऐसी ही कुछ टाइप जो है ये डायग्राम के अंदर भी शो करवाई गई है कि ये हमने फाइबरस मटेरियल लिए हैं, येलो कलर के फाइबर्स आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक लेयर आती है ब्लू कलर के फाइबर्स की, फिर एक थर्ड लेयर आती है येलो कलर के फाइबर्स की। ये फाइबरस मटेरियल की लेयर्स हमने दरमियान में स्प्रेड की हुई हैं, जिनको एट राइट एंगल जो है वो हमने अरेंज किया हुआ। और इसके ऊपर और नीचे जो है वो एक बाइंडरिंग मटेरियल यानी मैट्रिक्स की लेयर लगा दी गई। इसी तरह की एक और मटेरियल जो है वो थर्ड डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जिसमें कुछ रॉड्स शेप जो है वो मटेरियल्स अरेंज किए गए हैं। अब इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट एंगल्स है। मिसाल के तौर पे पहली जो है, जो येलो कलर में है, ये जीरो एंगल पे अरेंज की गई। सेकंड जो पर्पल कलर में दिखाई गई है, ये एट 90 एंगल यानी राइट एंगल पे अरेंज की गई फर्स्ट लेयर के मुकाबले में। और जो थर्ड लेयर है जो हमें ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये 45 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड है। एंड जो लाइट ब्राउन है जो हमारे पास सेकंड लास्ट है, ये फिर 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज है। और लास्ट जो वाइट है, ये -45 डिग्री एंगल पे अरेंज है, ताकि अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स को बियर करने के लिए कोई ना कोई ये फाइब्रस मटेरियल या रॉड लाइक मटेरियल जो है वो सेंटर में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस किसी भी एंगल पे अप्लाई हो सकता है। तो लिहाजा इस तरह की रॉड्स या फाइबर्स या पार्टिकल्स जो है उसको हम अरेंज करते हैं, और उनके अंदर जो है वो हम कोई बाइंडर डाल देते हैं या कोई मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो हम ऐड कर देते हैं, और कंपोजिट मटेरियल जो है वो बनाते हैं। और बनाने के बाद हम इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, उसमें से कुछ क्लूज जो हैं हमने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर शेयर किए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स साइकिल दिखाई गई है। अब ये साइकिल जो है वो आम साइकिल के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग भी है, ये लाइट वेट भी है, और इसमें जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो भी बहुत कम है। अब इसके टायर जो हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक मटेरियल से डिज़ाइन किए गए हैं, इसमें जो पंक्चर लाइक प्रॉब्लम होते हैं वो भी नहीं होंगे। ये भी किससे बनाए गए हैं, ये कंपोजिट मटेरियल से बनाएंगे। अब जितना साइकिल जो है वो लाइट वेट होगा, रेस में उसकी एबिलिटी, उसकी जो रेसिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह एक हेलमेट दिखाया गया यहाँ से, ये हेलमेट कोई नॉर्मल प्लास्टिक से नहीं बनाया गया, बल्कि इसके अंदर भी हमने कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स को कंबाइन किया हुआ है, जिससे ये आम प्लास्टिक के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना होगा और लाइट वेट भी है। इसी तरह फाइब्रस मटेरियल जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस शटल्स के अंदर, ताकि उसके लिए हमें जो रिफ्यूलिंग है वो कम से कम करनी पड़ेगी, हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कम होगी। इसी तरह कुछ एक जो है वो जो है ड्रॉन दिखाया गया डायग्राम के अंदर, ये भी कंपोजिट मटेरियल से बनाए गए हैं। इसमें बनाने में हम कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है स्पोर्ट्स कार, ये भी अब कंपोजिट मटेरियल से बनाई जा रही हैं। ये मटेरियल ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लाइट वेट हैं, इसके ऊपर इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट जो हैं वो कम हैं। फिर इसके बाद जो है वो गोल्फ स्टिक दिखाई गई है, इसके बनाने में भी हम कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो है वो शिप्स दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, इसके बनाने में भी हम कंपोजिट मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शन। Our modern technologies many are time demand materials with unusual and extraordinary combination of properties। कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो मार्केट की डिमांड बढ़ती जा रही है ऐसे मटेरियल्स की जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी जो है वो हम कन्वेंशनल मटेरियल लाइक मेटल अलॉयज हो गए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिरामिक्स मटेरियल हो गए, या पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं, उससे ये फुलफिल नहीं की जा सकती। लिहाजा उसको मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हमें कंपोजिट मटेरियल्स बनाने पड़े। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, स्पेशली कुछ उसने फील्ड को डिस्कस किया है
इन फील्ड में हमें कंपोजिट मटेरियल जो है वो लाजमी तौर पे चाहिए थे। मिसाल के तौर पे एरोस्पेस में, अब एरोस्पेस में हमने एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है, वहाँ पे हमारे लिए लाइट वेट और ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए वो लाजमी रिक्वायर्ड थे। इसी तरह अंडर वाटर हमें वहाँ पे भी मटेरियल रिक्वायर्ड थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ वाले। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे। ये कुछ फील्ड्स उसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिनके लिए स्पेशल डिज़ाइन मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड थे। फॉर इंस्टेंस, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स आर इन सर्च ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैविंग, कहते हैं जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं वो भी इस तलाश में हैं कि कुछ वो ऐसे मटेरियल्स हासिल कर लें जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स ये हमारे टारगेट्स हैं जो हमने कंपोजिट मटेरियल्स के थ्रू जो है वो फुलफिल करने हैं। उसमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस है। मिसाल के तौर पे लो डेंसिटी होने चाहिए, उसके अंदर मिनिमम मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हमने गेन करनी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी स्टिफनेस, उसकी स्टिफनेस यानी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ईजली तौर पे ब्रेक नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो बियर कर सकते हो और मैक्सिमम लोड उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4 पे होना चाहिए अब्रेजन रेजिस्टेंस। अब्रेजन रेजिस्टेंस होता है कि इन्वायरमेंट की वजह से जो भी प्लास्टिक मटेरियल या भी जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं उसकी जो अपर सरफेस है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जो कंपोजिट मटेरियल हमने बनाने हैं उसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि इन्वायरमेंट की वजह से उनका जो आउटर पोर्शन है वो कम से कम जो है वो डैमेज हो, यानी इन्वायरमेंट के खिलाफ उनके अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज रेजिस्टेंट टूवर्ड्स इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, यानी अगर हम उसके ऊपर कोई हैमरिंग करते हैं या कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको भी बेयर करने की सलाहियत रखता हो, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस रखता हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कोरोजन रेजिस्टेंस, कि उसमें कोरोजन रेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए ताकि हमें उस मटेरियल को दोबारा जल्दी जो है वो रिप्लेस ना करना पड़े, वो रिलायबल हो। तो ये चीज़ें हैं जो हमने कंपोजिट मटेरियल्स में अचीव करनी है। Such a combination of properties are rather difficult to achieve in conventional materials because, कहते हैं ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कन्वेंशनल मटेरियल्स में आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। उसकी वो टू रीजंस यहाँ पे डिस्कस करता है। नंबर वन, स्ट्रेंथ इज यूजली एसोसिएटेड विद हाई डेंसिटी मटेरियल्स। कहते हैं जब हम स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने चाहते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो तो एसोसिएटेड होती है डेंसिटी से, तो आपको जो मटेरियल है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हम मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली जो है वो डेंसिटी बढ़ेगी, अब डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी मास भी बढ़ेगी, तो हमारे पास जो वेट वाला फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड वन इज, वो कहते हैं इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, और अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को बढ़ाना है यूजली रिजल्ट इन डिक्रीज इन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, तो उसके रिस्पॉन्स के तौर पे उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है यानी सरफेस के डैमेज होने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। यानी स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हो वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ लूज कर देता है, और अगर आप इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हो तो वो स्ट्रेंथ लूज कर देता है। इस वजह से कन्वेंशनल मटेरियल जो है उससे ये प्रॉपर्टीज हासिल नहीं की जा सकती। द एवर इंक्रीजिंग डिमांड, कहता है हमेशा से बढ़ती हुई जो इसकी डिमांड है फॉर स्पेशल मटेरियल हैविंग अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर यूज इन आवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। कहते हैं इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई डिमांड ने फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल किया कि वो ऐसे मटेरियल जो हैं वो डिज़ाइन करें। अब ये मटेरियल्स क्या है उसकी कुछ थोड़ी सी उसने डेफिनेशन यहाँ पे की है कि दीज आर द मल्टी फेज मटीरियल्स, जिसमें एक से ज़्यादा हम मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं, that exhibit a significant proportion of the properties of both the constitutional materials। यानी हमने एक से ज़्यादा मटेरियल्स को इसके अंदर कंबाइन करना है और जितने मटेरियल्स हम कंबाइन करेंगे उन तमाम की प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर शो हो रही होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मटेरियल ऐसे मटेरियल जो इसके बनाने में इस्तेमाल होते हैं।
फिर वो डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव ingeniously designed various composite materials by the combination of कि साइंटिस्ट अब बहुत सारे कंपोजिट मटेरियल्स बना चुके हैं किन चीज़ों के कम्बिनेशन से। उनमें से तीन चीज़ें उसने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उसने मेटल्स के इस्तेमाल से, सिरामिक्स के इस्तेमाल से एंड पॉलीमर्स के, यानी इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के उन्होंने नए मटेरियल डिज़ाइन किए हैं जो कंपोजिट मटेरियल्स बनाते हैं कहलाते हैं। उनके अंदर हमने दो या दो से ज़्यादा इन मटेरियल में से इस्तेमाल करना है और उनकी स्पेसिफिक रेशो जो है वो हमने डिज़ाइन करनी है टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटीरियल्स हैविंग कम्बिनेशन ऑफ सुपीरियर मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो जो नए मटेरियल्स बनेंगे उनके अंदर जो मैकेनिकल पावर्स होंगी या करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो पहले से मौजूद मटेरियल से कदरे ज़्यादा होंगी। सच एज टफनेस, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, स्टिफनेस होगी और हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ होगी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर को बियर करने की एबिलिटी रखते होंगे। फिर वो इसकी डेफिनेशन करता है। प्रॉपर डेफिनेशन जो है कहते हैं एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मल्टी फेज मटीरियल, ये सारे जितने भी होंगे ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नंबर टू, मल्टी फेज, एक मटेरियल से नहीं बनाने, एक से ज़्यादा कम्बिनेशन इस्तेमाल करने। इन विच केमिकली डिसिमिलर फेजेस, और जो फेज होंगे वो केमिकली डिस्टेंट होंगे। दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। आर्टिफिशियल होने चाहिए, मल्टी फेज यानी एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने होने चाहिए जो केमिकली तौर पर डिफरेंट हो, आर सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट इंटरफेस, उनमें वाज़ेह एक डिफरेंस मौजूद होना चाहिए। यानी डिफरेंट मटेरियल्स को हमने एक जगह पे कंबाइन करना है और आर्टिफिशियली तौर पे करना है, उनको हम फिर कंपोजिट मटेरियल्स का नाम देंगे। Thus, most of the ceramic materials, metallic alloys, and wood, which consist of strong and flexible cellulose fibers, surround and held together by a stiffer material called lignin। कहते हैं एक वुड भी कम है हमारे पास, वो नेचुरल मटेरियल है, उसके अंदर भी उसी तरह से फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स को कंबाइन किया होता है, एक बाइंडर मौजूद होता है पौधों के अंदर जिसको हम लिग्नन बोलते हैं। लिग्नन एक बाइंडर है और वो फाइब्रस जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उसको कंबाइन करके रखता है। लेकिन कहते हैं इसको हम कंपोजिट मटेरियल में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग है, तो ये कंपोजिट नहीं कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरह फिर वो एग्जांपल देता है बोन्स की, विच इज़ अ कंपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग येट सॉफ्ट प्रोटीन कोलेजन। इसके अंदर प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं एंड हार्ड ब्रिटल मिनरल एप्रेटाइट, और इसके अंदर एक मिनरल एप्रेटाइट होता है जो इन प्रोटीन के फाइबर्स को कंबाइन करके रखता है। अब ये जो है ये भी बाय डेफिनेशन ना तो वुड इसमें पूरा आता है और ना ही बोन जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंपोजिट मटेरियल में आता है, आर नॉट कंसीडर्ड एज कंपोजिट मटेरियल एज पर दिस डेफिनेशन। ऐसा जो ऊपर दी गई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो है ये कंपोजिट में नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं है, ये दोनों नेचुरली अकरिंग है। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। और इसके बाद आती है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी हमने कंपोजिट मटेरियल्स बनाने हैं तो हमेशा उसके अंदर टू फेजेस होंगे, यानी जो दो कंपोनेंट हमने इस्तेमाल करने हैं उसका हमने नेम सजेस्ट किया है। एक को हम नाम देंगे मैट्रिक्स का जो कि बाइंडिंग मटेरियल होगा और दूसरे को हमने नाम देना है डिस्पर्स फेज का। अब ये दो नाम है जो बार बार हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। Matrix is a continuous and surrounds the other phase called the disperse phase। कहते हैं मैट्रिक्स जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, थ्रू आउट द मटीरियल मौजूद होगा और ये डिस्पर्स फेज को सराउंड करेगा। जिसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे हमने एक टेप दिखाई गई है जिसको हम डक टेप का नाम देते हैं। बेटा ये वही नॉर्मल टेप है जो बाइंडिंग में इस्तेमाल करता है। आप कोई प्लास्टिक बुक बाइंडिंग करवाने चाहते हो
जब वो प्लास्टिक की शीट लगाता है तो उसके बॉर्डर के ऊपर वो एक टेप लगा देता है ब्लू या रेड कलर की, जिसको हम डक टेप बोलते हैं। इस डक टेप को अगर आप देखें तो इसकी बैक साइड आप खोल के देखें तो आपको वहाँ पे एक फाइबर्स नज़र आएंगे, उसका फाइबर्स का एक नेटवर्क नज़र आएगा। अब ये टेप जो है वो नॉर्मल टेप से डिफरेंट होती है जो हम इंसुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब इंसुलेशन पावर जो टेप है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं होती जितनी इस डक टेप की होती है। और उसकी बड़ी वजह क्या है, जो हमने इसके अंदर फाइबर्स का एक नेटवर्क बिछाया हुआ है वो इसकी पावर को बढ़ा देता है। इसमें जो फाइबर्स हमने बिछाए हुए हैं वो डिस्पर्स फेस कहलाएंगे, और जो गम लगाई गई है या जो प्लास्टिसाइजर लगाया गया वो इसका मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी बाइंडिंग मटेरियल को हमने मैट्रिक्स बोलना है, और उसके अंदर जो हमने पार्टिकल या फाइबर स्प्रेड करने हैं वो डिस्पर्स फेस कहलाएगा। उम्मीद है कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। नहीं है तो आप बाइंडिंग की कोई भी डक टेप जो है उसको थोड़ा सा उतार के उसकी बैक साइड को ऑब्जर्व कर सकते हो। The final properties of the composites are determined by the properties of constitution phases। जो फेजेस बना कंपोजिट मटेरियल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। नंबर टू, देयर रिलेटिव अमाउंट्स। आप इन फेजेस की अमाउंट कितनी इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इनकी अमाउंट ज़्यादा रखोगे उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। And the third one is the geometry of the dispersed phase, namely the shape and size of the particle। और तीसरा ये डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टी जो है कंपोजिट मटेरियल की, कि आपने डिस्पर्स फेस को किस तरह से स्प्रेड किया हुआ है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, ये भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करेगा। और मेन फैक्टर उसकी यही है कि आपने डिस्पर्स फेस को किस एंगल पे अरेंज किया है। जैसा कि हमने स्टार्ट वाली डायग्राम में दिखाया है कि हम कोशिश करते हैं कि डिस्पर्स फेस को हर एंगल के ऊपर डिस्पर्स करें, ताकि अगर लोड या प्रेशर आता है तो वो डिसाइडेड नहीं होता है कि उसने किस एंगल पे आना है। तो अगर लोड या प्रेशर किसी भी एंगल पे आ जाए तो कंपोजिट मटेरियल के अंदर डिस्पर्स फेस हर एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज होना चाहिए, ताकि वो हर तरह के लोड को या प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, और उससे उतनी ही ज़्यादा उसकी जो पावर है या प्रॉपर्टीज़ है वो इन्हांस होंगी। तो ये बेटा था कुछ इंट्रोडक्शन कंपोजिट मटेरियल्स का। अब इससे के बाद जो है वो हम इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। इन दोनों फेजेस यानी मैट्रिक्स और डिस्पर्स फेज की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने डिस्कस करना है, और फिर हमने इसके अकॉर्डिंग जो है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। वो चीज़ें इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। इससे रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।